बॉयल्स लॉ के अनुसार वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसके अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की आयतन एवं दाब का गुणनफल एक नियतांक होता है तथा दाब एवं घनत्व एक दूसरे के समानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम के अनुसार वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी गैस का आयतन 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शून्य हो जाता है और अणु गति करना बंद कर देता है। गे-लुजैक लॉ के अनुसार प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवोगाड्रो का नियम के अनुसार समान ताप तथा दाब पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है। यह नियम 1811 में दिया गया था। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोलकुल्स। कम दाब पर गैस विद्युत का सुचालक होता है। गैसों के दाब को मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा CH4 मीथेन होता है। बायोगैस यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसे जैविक गैस भी कहते हैं। बायोगैस के संघटक सबसे ज़्यादा इसमें CH4 मीथेन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद N2 नाइट्रोजन होता है। प्रोड्यूसर गैस को CO+N2 कहा जाता है। जल गैस को CO+H2 कहा जाता है। CNG, PNG, LNG आदि मीथेन एवं मीथेन का मिश्रण होता है। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में विद्रोह हुआ। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में हुआ 34वीं इन्फेंट्री मंगल पांडे द्वारा। 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ। दिल्ली में 11 मई को 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर नेता एवं बख्त खां नेतृत्व करता था। इसको निकलसन हडसन ने दमन किया और समापन 20 सितंबर 1857 में कानपुर तात्या टोपे, जिससे रामचंद्र पांडुरंग कहा गया, और नाना साहब, जिसको धोधो पंत कहा गया, इनके नेता थे। कानपुर में 5 जून 1857 को हुआ। नील तथा कैम्पबेल ने इसका दमन किया और 6 दिसंबर 1857 का समर्पण किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह, इसका दमन किया कर्नल नील ने। कोटा के 1857 में कोटा के जयदयाल एवं हरदयाल को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया और मेरठ के कदम सिंह को और संभलपुर के सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही को 1862 ईस्वी में आत्मसमर्पण व देश से निष्कासन। 1857 के सैनिक विद्रोह का सूत्रधार नाना साहब को कहा गया। स्टैगफ्लेशन को गतिहीन मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ होते हैं तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन यह बतलाता है कि संबंधित देश में आय एवं संपत्ति का असमान वितरण है। 1 स्टैच्यू मील बराबर 1609 मीटर, 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर, 1 फैदम बराबर 6 फीट, 1 असलग बराबर 14.59 किलोग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया इज फर्स्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। इसका खोज अल्टमैन ने 1890 में किया था। अबेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द ना दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सेल में 50 से लेकर 50,000 प्रति कोशिका तक होती है। इसमें दोहरी झिल्ली की रचना है, जिसे भीतरी झिल्ली में अंगुली जैसा उभार होता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव्य पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला आवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ये रंगहीन होता है और जड़ भूमिगत तने में पाया जाता है। आवर्णी लवक 3 प्रकार का होता है। ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, यह मड स्टार्च को संचित करता है। इलायोप्लास्ट, यह वसा को संचित करता है। एल्यूरोप्लास्ट, यह प्रोटीन को संग्रह करता है। गोल्गी बॉडी, यह विभिन्न प्रकार की चपटी तथा मुड़ी हुई थैलियों का समूह होता है। गोल्गी बॉडीज का कार्य, यह प्रोटीन के स्राव में सहायक है। यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गोल्गी काय द्वारा होता है। एक्सक्रोसोम के निर्माण में भी गोल्गी बॉडी सहायक है। 44वां संशोधन द्वारा 1978 में अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 एवं 21 का मौलिक अधिकार को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति निलंबित कर देता है। 1962, 1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया, अब तक 3 बार। 44वां संशोधन द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द बदला गया और भारत में 25 जून 1975 को आंतरिक व्यवस्था के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1 माह तक परिवर्तन में रहती है। इसी तरह इसे संसद 6 माह तक बढ़ा सकता है एक बार में। आर्टिकल 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है। आर्टिकल 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। आर्टिकल 358 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 में 21 को निलंबन को लागू नहीं करता है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन, यह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी करता है को आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करे। यह मामला उनके क्षेत्र अधिकार से बाहर है। उत्प्रेषण सर्टियोरारी, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजें। नोट में देखेंगे, उत्प्रेषण एक निवारक एवं सहायक रीट है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को देखरेख करता है और यह अपने विवेक अनुसार न्याय क्षेत्र को नकार भी सकता है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला कहा गया है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 26 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण कर सकता है। आर्टिकल 27 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि अपनी आय का धर्म पर खर्च कर दे। आर्टिकल 28 के अंतर्गत किसी भी सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 30 के अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। गुप्त काल में गैर कृषि भूमि को खिल्ली कहा जाता था। गुप्त काल की पुस्तक अमरकोश में 12 प्रकार के भूमि का उल्लेख मिलता है। मनु के अनुसार भूमि पर उसी का अधिकार होता है जो भूमि को सर्वप्रथम जंगल से भूमि में परिवर्तित करता है। वस्तु भूमि ऐसी भूमि थी जो निवास के योग्य होती थी। शील भूमि को जोतने योग्य नहीं होता था। मौर्य काल के पतन हो जाने पर दीर्घ काल तक भारतवर्ष एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका।
इस कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र के अधीन कर आर्थिक, सामाजिक व साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग दिखाया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का काल 335 से 380। समुद्रगुप्त को रिधपुर अभिलेख में तत्पादरी गृहीत कहा गया है। समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था। उसे समरसत कहा गया, जिसका अर्थ 100 युद्धों का विजेता। इसलिए डॉक्टर B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राजाओं को परास्त कर धर्म विजय का कार्य किया। आर्यावर्त के 9 राजाओं को परास्त कर दिग्विजय का कार्य किया। समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश की सीमाओं राजाओं आटविक को परिचारक सेवक बनाया। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी वर्णित है। समुद्रगुप्त ने अश्वघोष अश्वमेध परमांग की उपाधि धारण की। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब शरीयत के अनुसार शासन करने का प्रयास किया। दारुल उल हर्ब को औरंगजेब ने दारुल उल इस्लाम में बदलने का कृत संकल्प लिया था। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन सबसे अधिक पुस्तक संगीत पर औरंगजेब के काल में लिखी गई। अकबर नगाड़ा बजाने में निपुण था। शाहजहां शहनाई बजाने में और सुनने में रुचि रखता था। शाहजहां के दरबार में संगीतज्ञ लाल खां रहते थे, जिसको शाहजहां ने गूंज समंदर की उपाधि दी। औरंगजेब का जन्म 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ और उसका विवाह रबिया बीवी से हुआ। उसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहला 1658 को आगरा में और दूसरा दिल्ली में 1659 में। जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए औरंगजेब ने शहदारी, आंतरिक परागमन शुल्क और पानदारी व्यापारिक चुंगिया करों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर और 1668 में हिंदू त्योहारों को मनाए जाने पर रोक लगा दी। औरंगजेब ने अपने शासन के 11वें वर्ष झरोख दर्शन, 12वें वर्ष तुलादान प्रथा को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया लागू कर दिया, लेकिन 1704 में जजिया दक्कन से हटा लिया गया। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह 1669 में, राजपूतों का विद्रोह 1679 से लेकर 1709 ईस्वी तक, सिख विद्रोह 1675 में। औरंगजेब का मृत्यु 1682 में अपने पुत्र शहजादा अकबर का पीछा करते हुए वह दक्षिण भारत पहुंचा और फिर कभी उत्तर भारत नहीं आ सका। यहीं उसकी मृत्यु हुई। उसने 1685 में औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब के काल में मथुरा का केशव मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और पाटन का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। उसने तिलपट के युद्ध में जाटों को परास्त किया और उनके नेतृत्व गोकुल को पकड़कर मार डाला। औरंगजेब ने केवल एकमात्र ग्रंथ को संरक्षण प्रदान किया, वह फतवा-ए-जहांदारी था, और उसने न्याय और कानून पर एक पुस्तक फतवा-ए-आलमगीरी की रचना करवाई। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राठौरों ने दुर्गादास के नेतृत्व में युद्ध जारी रखा। दुर्गादास राठौरों के युद्ध का जीवन और आत्मा सिद्ध हुआ। टॉड ने दुर्गादास को राठौरों का यूलिसेस कहा। औरंगजेब के मुहतसिन नामक अधिकारी नियुक्त किए ताकि वह जान सके कि शरीयत का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो गई। उसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाए, वहां दफनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को गाजीपुर में हुआ था। भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय जिसका स्मारक भारत में है।
कॉर्नवालिस का जन्म 31 दिसंबर 1738 में लंदन में हुआ था। वायसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में कर दिया गया। एलिगन फर्स्ट की मृत्यु धर्मशाला में हो गई। वास्को डी गामा का स्मारक गोवा में स्थित है। कॉर्नवालिस ने कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1797 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था, जैसे सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण। कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक। कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। बोलो। कै बजे उठी? भोर उठ गया था 6 बजे। दौड़ भी लिए 2-3 राउंड, स्टेडियम गए थे। कॉल नहीं लग रहा था कि करो तुम, हमने कहा तुम करो। रुको, करते हैं कुछ देर बाद, 5 मिनट बाद। रहने दो, नहीं कर। बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013 से 14 में हुआ। बाल बजट पेश करने वाला बिहार देश का तीसरा राज्य है। बाल बजट के मामले में बिहार एसओपी तैयार करने वाला पहला राज्य बना। बिहार के पहले असम और केरल ने बाल बजट पेश किया था। एसओपी से तात्पर्य है मानक संचालन प्रक्रिया। बिहार का एसओपी का लोकपर्न अत्रि और यूनिसेफ की मदद से किया गया। बाल बजट में 18% की दर से राज्य सरकार खर्च कर रही है। जेंडर बजट बिहार में 2008-9 में पेश किया गया। यह सर्वप्रथम 10 विभागों को शामिल किया गया था। जेंडर बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अमेरिका महादेश के मध्य नाज़का प्लेट है। अब तक 6 प्रमुख और 20 लघु प्लेट का निर्धारण किया गया है। विनाशी प्लेट सीमा को अभिसारी सीमा कहा जाता है। संरक्षित प्लेट सीमा को शियर सीमा कहा जाता है। रचनात्मक प्लेट सीमा को अपसारी प्लेट सीमा कहा जाता है। संरक्षित प्लेट का ना ही क्षय होता है और ना ही नई क्रस्ट का निर्माण होता है। कोबर का भू-सनती सिद्धांत एवं हैरी हेस का प्लेट विवर्तन सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। कोबर ने भू-सनतियों सिद्धांत को पर्वतों का पालना कहा। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा मनस्पदारी प्रथा का अंग था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा के अंतर्गत 2 और 3 घोड़े रखने का अधिकार दिया गया। 2 अस्पा और सिंह अस्पा का संबंध सवार पद से था। अकबर की मनस्पदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खान की सैन्य संगठन की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। शाहजहां ने मनस्पदार की जागीर जहां थी, वहां उसकी सेना की टुकड़ी उनके सवार पद की 1/3 होनी चाहिए थी और कहीं और होने पर 1/4, जिसे 1/3 और 1/4 मासिक नियम कहा गया। शाहजहां ने बलख, बदख्शां और काबुल में 1/5 भाग निर्धारित किया था। सबसे बड़ा मनस्बदार दारा शिकोह था। अबुल फजल ने 66 श्रेणियों को मनस्ब का उल्लेख किया, लेकिन अकबर के समय प्रयोग में केवल 33 श्रेणियों का ज्ञात होता है। जहांगीर का दूसरा नाम सलीम था। वह 30 अगस्त 1569 को हुआ था जन्म। उसकी माता अजमेर जयपुर के राजा भारमाल की पुत्री हरखाबाई मरियम उजमानी थी। अकबर सलीम को शेखू बाबा पुकारता था। जहांगीर का प्रमुख शिक्षक बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना था।
बादशाह बनने के बाद उसने 12 आदेश जारी किए, जिसमें से कुछ मुख्य हैं। रविवार अकबर का जन्म दिवस एवं बृहस्पतिवार जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन को पशु वध बंद करवाया। दंडस्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा का अंत। जहांगीर के काल में कांगड़ा पर मुगलों ने विजय प्राप्त की। जहांगीर के समय 1622 ईस्वी कंधार भारत के हाथ से निकलकर शाह अब्बास के हाथों में चला गया। 1622-23 में शाहजहां और 1626 में महाबत खान ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। महाबत खान ने जहांगीर को झेलम नदी के किनारे बंदी बनाया। नूरजहां ने महाबत खान के विद्रोह को कुचलने में अहम भूमिका निभाई। जहांगीर के दरबार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। जहांगीर ने उन्हें स्वतंत्रता के साथ साथ अतिरिक्त सहायता दी। वह जेसुइट पदारियों, खासकर फादर जेवियर से बहुत प्रभावित हुआ। 42वां संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। 42वां संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इस संशोधन के द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। इस संशोधन के द्वारा संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संबंधित है। 79 में संसद का वर्णन है। 80 में राज्यसभा का वर्णन है। 81 में लोकसभा का वर्णन है। लोकसभा को जनता का सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अशोक ने चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की। भेरी का अर्थ तलवार के बल पर विजय है, जबकि धम घोष का तात्पर्य नैतिकता एवं उच्च आदर्श के बल पर विजय से है। अशोक भगवान शिव का उपासक था। बाद में वह बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक का बृहत शिलालेख 14 लेखों का संग्रह है, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। अशोक के 11वें बृहत शिलालेख में धम्म का व्याख्या किया गया है। अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार तत्व है। अशोक का धम्म का परिभाषा राहुलवाद से लिया गया है। राहुलवाद में कहा गया है कि एक चक्रवर्ती सम्राट युद्ध द्वारा नहीं अपितु लोक का कल्याणकारी कार्यों से जाना जाता है। अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है। इस शिलालेख में कलिंग युद्ध और अशोक के विजय तथा हृदय परिवर्तन का उल्लेख है। अशोक का पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक का चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह दम घोष की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख अशोक ने सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा। अशोक का 8वां शिलालेख बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन है। अशोक का 10वां शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा को हमेशा प्रजा के हित में सोचना चाहिए। 10वां शिलालेख में अशोक के उद्यम का लक्ष्य धर्माचरण की श्रेष्ठता घोषित करना था। के 12वां शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की गई तथा धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया। अशोक के 13वां में कलिंग युद्ध के बाद धर्म विजय की घोषणा एवं धर्म प्रचार, विदेश में धर्म प्रचार, 5 विदेशी राज्यों का चर्चा का उल्लेख है। 14 में 13 शिलालेखों के पुनर्वलोकन तथा अशोक के साम्राज्य को महाल के विजेता की संज्ञा। शिलालेख 14 में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। शिलालेख 14 में पहले 13 शिलालेखों का पुनर्वलोकन तथा अशोक के साम्राज्य को महाल के विजेता की संज्ञा।